नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। कल आप लोगों ने जिस प्रकार से मरुस्थल वाले टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया है, आज हम कहीं ना कहीं जो ग्रासलैंड्स हैं, आप लोग जानते हैं कि ग्रासलैंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी सिलेबस उसी टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इस पर हम लोग भी बहुत विहंगम दृष्टि डालेंगे और आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, जिससे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से नोट भी करते चले। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि भूगोल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर चल रहा है, विश्व की घास भूमि। बहुत ही शानदार टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है। प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको छोटा सा जरूर दिख रहा है, लेकिन देखिए सीजीएल में क्वेश्चन आया है 2022 में कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान कहलाते हैं। प्रेरी है, पंपास है, स्टेपी है और डाउन्स है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हमें समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि या तो हमें पता हो कि कनाडा में पाई जाने वाली घास भूमि का नाम क्या है, या फिर नहीं पता तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें पता होगा कि कनाडा के अतिरिक्त जो घास भूमियां दी हुई हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से नाम तो पता ही रहता है। देखिए सबसे पहले बातचीत करें तो प्रेरी दिया हुआ है। प्रेरी की बातचीत करें तो इसका संबंध यूएसए से है। याद रखिएगा यूएसए से है। यूएसए के मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे हम ग्रेट सेंट्रल प्लेन कहते हैं, ये ब्रेड बास्केट ऑफ द यूएसए कहलाता है और यहाँ पर पाई जाने वाली घास भूमि को हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे पंपास लिखा हुआ। पंपास का संबंध है अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना से संबंधित है, इस बात को आपको समझना है। इसके बाद देखिए स्टेपीज दिया हुआ है। स्टेपीज की जब बातचीत होती है तो आजकल 2 देश युद्ध के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें रशिया और यूक्रेन का नाम सुने होंगे। तो स्टेपीज का संबंध कहां से है तो आपको बताना है। रूस हो गया और यूक्रेन हो गया, ये आपको यहां से तय करना है। अच्छा ठीक है। अब देखिए डाउन्स की बातचीत हो रही है। डाउन्स, जब डाउन्स की बातचीत करते हैं तो डाउन्स आपका संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां से देखें तो कनाडा का तो नंबर ही नहीं है भाई। सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो अब यहां से आपको समझना है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रेरी का संबंध यूएसए हो गया, पंपास का संबंध हो गया अर्जेंटीना, स्टेपी का रूस और यूक्रेन और डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसलिए सबसे बेहतर उत्तर यह है कि चूंकि यूएसए जो है, कनाडा और यूएसए कहीं ना कहीं पड़ोसी देश हैं, एक दूसरे के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसलिए बेहतर उत्तर होगा इसमें से ए ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे। ठीक है। कनाडा कनाडा में जो वन पाए जाते हैं जिन्हें हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं, उन वनों के लकड़हारों को हम लंबर जैक के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है भाई? बताइए, सोचिए इसका क्या जवाब होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? क्या डाउन्स है, बेल्ट्स है, सवाना है, प्रेरी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर हम लोग डायग्राम प्रिपेयर करें तो कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है, जिसमें आप देखें यहाँ पर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसी प्रकार वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ये इधर की तरफ देखें क्वींसलैंड प्रोविंस है, न्यू साउथ वेल्स प्रोविंस है। इसी प्रकार से आप देखें तो विक्टोरिया प्रोविंस है। ये इस प्रकार से राज्य हैं। एक आपका यहाँ पर तस्मानिया स्टेट। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में कहा गया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स प्लेन है, आप देखेंगे डाउन्स प्लेन की बातचीत की जा रही है। डाउन्स हो गया, एक है रवेरिना, एक है रवेरिना का नाम सुने होंगे, एक है ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, ये जितने भी मैदान हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। तो याद रखिए आपसे तो सिर्फ एक ही चीज पूछा गया, तो डाउन्स को आप सभी लोगों को सही करना है। लेकिन रवेरिना और ग्रेट आर्टिशियन बेसिन की जब बातचीत हो तो भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित हैं। बेल्ट्स की बातचीत करें तो ये आपका आरएसए रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हो गया,
सवाना की बातचीत करें तो कांगो हो गया, कांगो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कंट्री में है, और प्रेरी आपका यूएसए हो गया, या फिर संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? देखिए पहले समझिए, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बातचीत की जा रही है, और दक्षिण अमेरिका में देखिए दोनों प्रकार के ग्रासलैंड्स हैं, चाहे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बातचीत करें या टेम्परेट ग्रासलैंड की बातचीत करें, दोनों तरह के यहाँ पर घास भूमियां पाई जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि शीतोष्ण घास भूमि के विषय में, तो बताइए सवाना है, पंपास है, प्रेरी है, या फिर बेल्ट्स है? बेल्ट्स है। तो देखिए यहाँ के हिसाब से देखें तो सवाना तो मध्य अफ्रीका से संबंधित है, मध्य अफ्रीका का देश है कांगो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक, ये तो होगा नहीं। प्रेरीज मैंने आपको बताया यूएसए किससे संबंधित हो गया, बेल्ट्स हो गया आरएसए। अब यहाँ से पूछ रहा दक्षिण अमेरिका की बातचीत, साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले वो भी ठंडे घास स्थल क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो पंपास बोलिए ना, पंपास इज द राइट आंसर। पंपास ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में संबंधित है। और याद रखिए पंपास ग्रासलैंड में पाए जाने वाले भेड़ पालकों को ग्वाचो कहा जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी ऑप्शन, सभी लोग यहां पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए आप प्रश्नों की मजबूती को समझने का प्रयास करें। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक बार समझने का प्रयास करिए कि देखिए एसएससी सीजीएल 2022 यानी कितना इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग अगर इनको कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए कि हम लोग एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, वो भी सीजीएल लेवल की, और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रासलैंड को हम लोगों को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो हमारा फॉरेस्ट होते हैं या वेजिटेशन होता है, उसके नेविगेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए 1948 में आईयूसीएन संस्था का गठन किया गया था। नेशनल, याद रखिए आईयूसीएन का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका जो हेड है मतलब हेडक्वार्टर है ग्लाड सिटी में है, स्विट्जरलैंड में। ग्रीन डाटा बुक और रेड डाटा बुक नाम सुने होंगे, इसी संस्था के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये जो ग्रासलैंड्स हो गए, ये जो फॉरेस्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जंगलों को तो हम लोग धरती के फेफड़े तक कह देते हैं, खासतौर पे जो हमारे अमेजोन फॉरेस्ट है या सिल्वास फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग बिल्कुल मन लगा के कार्य करिए अच्छे तरीके से। दक्षिण अफ्रीका की देखिए बातचीत हो रही है, तो दक्षिण अफ्रीका का जैसे हमने नाम लिया, आपके मन में आना चाहिए कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन आपको कराए उसमें कई बार देखिए दक्षिण अफ्रीका से संबंधित एक घास भूमि पूछा गया। अब बेल्ट्स दिया है, कैंटरबरी दिया है, डाउन्स दिया है, पंपास। देखिए पंपास का संबंध तो अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से है, ये तो सही होगा नहीं। डाउन्स की बातचीत करें, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया। कैंटरबरी देखिए एक नया हमें ग्रासलैंड मिल रहा है, कैंटरबरी, इसका संबंध है न्यूजीलैंड से, ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो बचा कौन? हम बेल्ट्स बचा, ए ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, अर्थात कौन से नाम से जाने जाते हैं भाई? उत्तरी अमेरिका की बातचीत की जा रही है। पंपास, डाउन्स, स्टेपी और प्रेरी। देखिए यहां से अगर आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझें तो क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पाए जाने वाले सामान्य रूप से ग्रासलैंड्स हैं, खास तौर पे शीतोष्ण ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, उसका नाम क्या है? तो पंपास तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश से संबंधित है। डाउन्स की बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। स्टेपी आपका मैंने बताया है कि यूक्रेन और रशिया हो गया। तो सही जवाब कौन सा होगा? प्रेरी को आप बताइए, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, प्रेरी इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाना घास भूमि पाई जाती,
देखिए सवाना घास भूमि भी है और सवाना वन भूमि भी है। इन दोनों बातों को यहां पर ध्यान देना। जैसे प्यारे साथियों, ये हमारा पृथ्वी हो गया। इस पृथ्वी पर हम अगर समझें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस लाइन के आसपास जो वन पाए जाते हैं वो वन दुनिया के सबसे घने जंगल होंगे। क्यों? उसका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि जो सोलर रेडिएशन होगा, जो इनकमिंग ऑफ द सोलर रेडिएशन होगा, सीम्स ऑन इन द डायरेक्टली इक्वेटर रीजन पर डायरेक्ट अगर ये इंपैक्ट करेगा, पड़ेगा, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर जाहिर सी बात है अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पर वाइपराइजेशन भी अधिक होगा, वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण की अगर दर ज्यादा है तो यहाँ पर रेनफॉल भी तो अधिक होगा। अब रेनफॉल, सीधी सी बात है, टेम्परेचर और रेनफॉल का मतलब ही होता है फ्लोरा के लिए। तो यहाँ पर रेनफॉल अगर अधिक है तो इसका मतलब यहाँ के जो वन पाए जाएंगे उन वनों को वर्ष भर वर्षा मिलती रहेगी और ये अपने बायोमास को या फिर जैव भार को कम नहीं करेंगे। इसीलिए इस प्रकार के जंगलों को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेनफॉल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। इन जंगलों में याद रखिए, इस प्रकार के वन अपने जैव भार को कभी भी नहीं कम करते हैं। जब कम नहीं करते हैं, वर्ष भर इनमें जैव भार अधिक होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये अपने जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको कभी नहीं कहते हैं कि तुम जाके प्रवास कर लो, तुम दूसरी जगह चले जाओ भोजन की खोज में। नहीं, वो कहते यहीं के यहीं रहो, हम आपको साल भर भोजन देंगे। और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इसको आपको याद रखना है। ब्राजील में इन जंगलों को क्या कहा जाता है? शेलवास कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है, या फिर अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। सेल्वास या अमेजन जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम का अप्रोक्स 22% भाग कवर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इसीलिए इन्हें धरती का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। लंग्स ऑफ अर्थ का, लंग्स का काम ही होता है एयर को प्यूरिफाई करना। इन द सेम वे सेल्वास फॉरेस्ट का भी काम है कि ये भी एयर को प्यूरिफाई करें, इसीलिए इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये इतने ढेर सारे डेंस हैं, घने हैं, इतने ज्यादा घने हैं कि अगर इनमें कभी आग लग जाती, आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। पेड़ों की लकड़ियां आपस में रगड़ खा जाएं, या फिर आप सभी लोग जानते हैं कि वहां वोल्केनो इरुप्शन हो जाए, ज्वालामुखी अगर फट जाए तो भी समस्या हो सकती है। तो अगर आग लग जाती है तो एक बहुत बड़ा भाग जंगल का जलने लगता है। इसलिए ब्राजील के एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट जिसका नाम अमेजोनिया सैटेलाइट को इसरो ने प्रक्षेपित किया है। याद रखिए, फरवरी 2021 में जो है अमेजोनिया सैटेलाइट को इसरो के द्वारा प्रोजेक्टेड किया गया है, उसको प्रक्षेपित किया गया है। और हमारे इसरो के द्वारा जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया है उसका नाम है PSLV C51। तो ध्यान दीजिएगा, अमेजोनिया सैटेलाइट जो कहीं ना कहीं धरती के फेफड़ों की निगरानी कर रहा है, इस बात को आप सभी लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि ब्राजील में इन जंगलों को शेलवास कहते हैं, लेकिन मध्य अफ्रीका में इन्हीं जंगलों को सवाना कहा जाता है। और भारत के पश्चिमी घाट में, ध्यान सुनिएगा, भारत के पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में इन जंगलों को हम सोला फॉरेस्ट कहते हैं, सोला वन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाना की बातचीत है तो भाई मध्य एशिया होगा, गलत। उत्तरी अमेरिका होगा, गलत। उत्तरी मध्य अफ्रीका होगा, ये देखिए बात सही हो गई। सी ऑप्शन को यहाँ पर सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है। पैडंग है, ये क्या है भाई? पैडंग क्या हो सकती है? अमेजन की एक सहायक नदी है, ऑस्ट्रेलिया की एक झील है, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है, या फिर आप दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जब मानव सामान्य रूप से, जो प्रारंभिक मानव था, अगर हम प्रारंभिक मानव की बातचीत करें तो प्रारंभिक मानव हमारे इकोसिस्टम का दाता भी था और पाता भी था, यानी कंट्रीब्यूटर भी था और रिसीवर भी था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से आप देखेंगे घुमक्कड़ी जीवन जीता था। कोई चीज वो खाता था तो उसको फेंकता चला जाता था और उससे जो है बड़े बड़े ढेर सारे जंगल तैयार होते।
लेकिन जब वो मानव समाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सामाजिक जीवन स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं वह पेड़ों को काटना स्टार्ट किया, और पेड़ों को जब काटना स्टार्ट किया तो वहां पर एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुई। अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर कौन से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर हुई उसी को शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं, उसी को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं, उसी को झूमिंग कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो एक प्रकार की पैडंग है, याद रखिए ये एक प्रकार की झूमिंग कृषि है, शिफ्टिंग फार्मिंग है, जिसमें पेड़ों को स्लैश एंड बर्न किया जाता है, और आफ्टर सम टाइम जब वहां की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तो दे शुड बी मूव अनदर प्लेस, और वही काम फिर वहां पर वो करते हैं। इसीलिए इसको शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो पैडंग क्या है, आप कह सकते हैं सी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन ये रहा, 7वें के बाद 8वां। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं? भाई बड़ा अजीब सा नाम है। ब्राजील में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, या फिर हंगरी में। देखिए यहाँ पर पटाना लिखा हुआ, नाम उष्णकटिबंधीय। देखिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी होशियार हैं तो कम से कम उष्णकटिबंधीय लिखा हुआ है, यहाँ से एक या दो देशों को तो हम बाहर ही कर सकते हैं, क्योंकि हंगरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है ही नहीं। हंगरी का संबंध यूरोप कॉन्टिनेंट से है, इसलिए उष्णकटिबंधीय में रहेगा नहीं। अब देखिए बचा है ब्राजील, बचा इंडोनेशिया, बचा श्रीलंका, बचा है। तो ये 4 ऑप्शन। देखिए ब्राजील में जो घास के मैदान है, अगर उनकी हम बातचीत करें तो कंपोश है, कंपोश है, कटिंग घास है, कटिंग घास हो गया, सेराडॉस हो गया, सेराडास हो गया, इसी प्रकार से सेल्वा हो गया या सेल्वास हो गया। तो भाई ब्राजील में तो होगा नहीं। इंडोनेशिया की बातचीत करते तो इंडोनेशिया इसका सही जवाब होगा। इंडोनेशिया आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, जिसमें बहुत ढेर सारे आइलैंड्स हैं, और वहां पर जो घास पाई जाती है इसी को इस नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां है। क्वेश्चन कह रहा है वेनेजुला। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है वेनेजुला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता? वेनेजुला की देखिए बातचीत की जा रही है। वेनेजुला को पहले समझिए। अगर वेनेजुला की अगर लोकेशन को ट्रेस करें तो ये सामान्य रूप से आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहां पर है वेनेजुला। वेनेजुला पेट्रोकेमिकल अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण के लिए दुनिया में शीर्ष स्तर पर जाना जाता है, लेकिन अब नॉर्मल ज्योग्राफिकल कंडीशन होने के कारण वह उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, जैसे सऊदी अरबिया कर लेता है या फिर अमेरिका कर लेता है, उस प्रकार से नहीं कर पाता है। तो वेनेजुला में जो पाई जाने वाली घास भूमि है उसका नाम क्या है? लनोश है, कैंपोश है, पार्कलैंड है, सवाना। देखिए अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैंपोश को मैंने लिखा था ब्राजील, ये तो होगा नहीं। सवाना को मध्य अफ्रीका कहा जाता, ये भी नहीं होगा। अब 2 बचे भाई, 2 में कहीं ना कहीं हमें रिस्क तो उठाना पड़ेगा, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा रिस्क उठाएं, देखिए लानोश है, पार्कलैंड है, पार्कलैंड लानोश, लानोस पार्कलैंड, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए पार्कलैंड की जब बातचीत करते हैं तो पार्कलैंड का संबंध हो गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से पार्कलैंड का संबंध हो गया, तो बचा कौन सा? लानोस बचा। लानोस वेनेजुला में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमि के रूप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिए सभी लोग। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? चलिए भाई, ये तो बिल्कुल गणित के सवाल जैसा, एक एक शब्द को समझते हैं। अमेजन नदी के दक्षिण में, ये भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये नदी पहले बहा देते हैं अमेजन नदी। अब कह रहा दक्षिण में, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में। भैया ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है, देखो इतना ढेर सारा बड़ा देश है। पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम जानते हैं? लानोश, कैंपोश, पार्कलैंड और सवाना। बताओ भैया सभी लोग, सभी लोग बताइए। अगर मान लीजिए कहा जाता कि अमेजन नदी के दक्षिण उत्तर में, तो उत्तर में तो हो जाता लानोस, तो ये तो भैया ठीक है, ये तो बाहर हो गया अपने आप। वैसे भी ये वेनेजुला में स्थित है। दूसरा कैंपोस सही इसका जवाब, कैंपोस, क्योंकि पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गया और सवाना का संबंध हो गया मध्य अफ्रीका से। ठीक है, तो इसलिए बहुत खूबसूरत सवाल पूछा गया,
थोड़ा बड़ा करके पूछा गया, जिससे थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, और इसका बेहतर जवाब हमें मिला कैंपोस। आइए क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। बताइए भैया, थोड़ा सा यहाँ पर आपको जवाब देना है बहुत अच्छे तरीके से कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास मैदान हैं, कौन से हैं? कैंपोस है, पंपास है, शवाना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शवाना है, और एक हम आपको और यहाँ पे लिखे दे रहे, कैंपोस हो गया, पंपास हो गया, सवाना हो गया, इसी प्रकार से पुस्टाज हो गया, पुस्टाज हो गया। अब देखिए कैंपोस, पंपास, सवाना, पुस्टाज, इसमें से आपको ये समझना है ये घास के मैदान तो सभी हैं भाई। एक चीज आप सभी लोग समझिए, ये घास के मैदान तो सभी हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से होंगे। कैंपोस ब्राजील में, अगर इनकी लोकेशन को हम देख लें, ब्राजील में है, पंपास अर्जेंटीना में है, शवाना मध्य अफ्रीका में है, इसी प्रकार पुस्टाज हंगरी में हो गया। हंगरी अब देखिए यूरोप का देश है, तो ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है, ये भी नहीं होगा, शीतोष्ण में है। तो ब्राजील और मध्य अफ्रीका अर्थात 1 और 3 कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है। बी ऑप्शन देखिए 1 और 3 बन रहा है, यहां पर सभी लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, आइए भाई अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? इसमें कौन सा है जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि के रूप में है? बताइए सभी लोग, तेजी के साथ बताने का प्रयास करो। उष्णकटिबंधीय घास भूमि, आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय वाला मामला क्या है, तो यहां से बातें ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने भाई प्रयास हमने किया ग्लोब बनाने का, ये ग्लोब है। इस ग्लोब में चीजों को आप लोग एक बार समझिए। ये जो ब्लू कलर से है, अर्थात अगर इस ब्लू कलर वाले भाग को हम देखें तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक ये होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए 66 हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये क्या हो गया 66 हाफ साउथ लैटिट्यूड। ये चीज आप समझेंगे। तो यहां पर 30 से देखिए 66 के बीच में जो है उसे कहते हैं टेम्परेट रीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए पहले, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ये हो गया शीतोष्ण। इतना तो समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन सामान्य रूप से यही पूछता है कि ट्रॉपिकल रीजन का कौन सा है और टेम्परेट रीजन का कौन सा। अच्छा, एक और रीजन होता है जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं। पोलर रीजन हो गया यानी ध्रुवीय क्षेत्र। इसी प्रकार जिस प्रकार देखिए ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और पोलर है, इसी प्रकार से देखिए इधर भी पड़ जाएगा टेम्परेट और पोलर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र की अगर बातचीत करें तो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र में आपको बस याद रखना है टुंड्रा वेजिटेशन, और इसमें समान रूप से एल्गी का नाम हो गया, मॉसेस का नाम हो गया, मॉसेज हो गया, ये सब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो वेजिटेशन होते हैं इनको हम क्रायोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइटस कहते हैं। इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि ये कम जैव विविधता वाली होती है, इसलिए यहाँ की जो जीव जंतु होते हैं इनको खा करके अपना पूरा पेट नहीं भर पाते हैं, इसलिए सामान्य रूप से ये मांसाहार की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। और जब रात का समय आता है तो ये हिबरनेट हो जाते हैं अर्थात शीत निद्रा में चले जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम का मतलब ये है कि जब तक दिन नहीं हो जाता, जब दिन होना स्टार्ट हो जाता तो ये बर्फ के बने घरों में कंदराओं से बाहर निकलते हैं और फिर शिकार करके जो है कहीं ना कहीं अपनी डाइटिंग को मेंटेन करते हैं और फिर से अपना वजन बढ़ा लेते हैं ना। तो हिबरनेट में कहीं ना कहीं शरीर जो है डाइटिंग में तो रहता ही रहता है, भोजन तो करते नहीं है, और फैट का ही जो है आप सभी लोग जानते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट होता है, जिससे वजन कहीं ना कहीं तेजी के साथ घटता ही होगा। तो हिबरनेट की कंडीशन को जो है हम डाइटिंग की कंडीशन भी कह सकते हैं। सोते रहिए, खाइए नहीं, बस ये चीज है ना।
तो ये क्रायोफाइटस हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, लानोश है, वेल्स है, प्रेरी है, स्टेपी है। स्टेपी की बातचीत करें तो ये आपका शीतोष्ण हो गया, यानी टेम्परेट वाला हो गया, ठीक है। प्रेरी भी क्या हो गया, टेम्परेट वाला हो गया। बेल्ट्स की बातचीत करें ये भी टेम्परेट हो गया। तो बचा कौन, बचा एक ही, तो ये लोग ट्रॉपिकल हो गया। सीधी सी बात, इस प्रकार से और भी आसान हो जाता है कि कौन सा ट्रॉपिकल है, कौन सा टेम्परेट है और कौन सा पोलर है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या फिर ध्रुवीय क्षेत्र वाला। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन शीतोष्णकटिबंधीय, सवाना है, कैंपोस है, बेल्ट्स है, लानोश। सोचिए और बताइए, सवाना, कैंपोस, बेल्ट्स और लानोश। ठीक है, आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो एसएससी जीडी का है, ये बिल्कुल विद्यार्थियों के मन में ये बात बिल्कुल है कि इसका एग्जाम बहुत जल्द होगा, और जब बहुत जल्द होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुकम्मल तैयारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कम जो है थोड़ा सा पढ़कर भी जो है हम हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक मॉब होगी, भीड़ होगी, और भीड़ में अपना स्थान बनाना कहीं ना कहीं वही लोग बना पाते हैं जो एक बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर तैयारी के साथ उतरते हैं। इसलिए अभी वक्त है आपके पास, और अगर वक्त है तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करना चाहिए। और एक बार जरूर विजिट करें हमारे प्रयागराज में, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज, आप सभी लोग जानते हैं। वहां पर जब आप विजिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस पूरी तरह से रन कर रही हैं, जिसमें जिस तरह की भी आपको प्रिपरेशन करना है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो, या फिर आप देखेंगे अन्य जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का हो, बैंक का हो, तमाम तरह के जो है एग्जाम्स को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं क्रैक करवाने के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो जरूर प्रश्नों को तो आप देख ही रहे हैं, देखिए प्रश्नों की स्थितियों को तो देख रहे हैं, उसका लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि हम खरगोश की तरह दौड़ सकते हैं तो हमारी ही जीत होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन में कछुआ भी जीतता है, क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि हमारा कार्य है कि समय से हम धीरे धीरे तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और वो वाली पढ़ाई जो होती है कि 10 दिन हम पढ़ लेंगे और सफल हो जाएंगे, तो ऐसा बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए मेहनत की अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, मेंटेन करिए, और आप जरूर जो है हमारे इस मिशन इंस्टीट्यूट में आप आइए। जो भी जितने भी वक्त आपके पास वक्त है, क्योंकि दिन भर क्लासेस चल रही हैं, वहां पर आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण बात तो समझ में आना जाना चाहिए भाई। घास भूमि का तो पोस्टमार्टम ही आज हो गया, जैसे मरुस्थल का पोस्टमार्टम हुआ कि इतने ढेर सारे मरुस्थल के क्वेश्चन आए, इसी प्रकार घास भूमि के ढेर सारे क्वेश्चन आए। अब कहीं ना कहीं तो आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जरूर आप सभी लोग बताइएगा, सवाना, कंपोस्ट, बेल्ट्स और लानो। देखिए सवाना तो आप सभी लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय हो गया, कैंपोस भी उष्णकटिबंधीय होगा, लानोस उष्णकटिबंधीय होगा, बेल्ट्स आपका सही जवाब। ठीक है, जैसे सवाना की बातचीत करें तो मध्य अफ्रीका, कितनी बार बता चुके हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए भाई, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैंपोस की बातचीत करें तो ब्राजील, हमने कितना बेहतर तरीके से आपको बताया था। बेल्ट्स की बातचीत करें तो आरएसए हो गया, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका हो गया, लानोस हो गया आपका वेनेजुला में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा, आप सभी लोग इसको सही करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई क्वेश्चन आया है बिल्कुल अलग प्रकार से है, लेकिन अब यह है कि साधारण तो बन ही गया, क्योंकि आप लोग इसके विषय में पढ़ चुके हो। बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। देखिए कितनी बार आया कि बेल्ट का जो संबंध है वो साउथ अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका से है। अब आप सभी लोग बता सकते हैं, शीतोष्ण होगा, टुंड्रा होगा, अयनवर्ती होगा, उष्णकटिबंधीय होगा। अरे कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा टेम्परेट बताइए, यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि आप बता सकते हैं। ठीक है, टुंड्रा रीजन में जो घास भूमि पाई जाती है उसमें एल्गी का नाम क्लियर है होना चाहिए, और मॉसेस का नाम क्लियर होना चाहिए। सभी लोगों को यहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पंपास और स्टेपी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं। पंपास और स्टेपी किस श्रेणी में आते हैं, एक बार सभी लोग बताओ भाई, सोचो और बताओ। पंपास हो गया,
स्टेपी हो गया, निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय, निम्न अक्षांशीय और इनमें से कोई नहीं। सोचो और सोच करके इस अलग तरीके के प्रश्न को आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। अभी अभी मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो अक्षांश जो कटिबंध पाया जाता है उसे उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। 30 डिग्री से 66.5 के बीच में टेम्परेट रीजन होता है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोलर रीजन वो आपका होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना है कि पंपास और स्टेपी निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पंपास की अगर हम लोकेशन देखें किस देश में है, तो देखिए अर्जेंटीना, आप सभी लोग जानते हैं। जो लोकेशन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में या दक्षिण गोलार्ध में अर्जेंटीना की है, वही लगभग लोकेशन आप देखते हैं तो रशिया और यूक्रेन की है। तो इसलिए आप सभी लोग देखेंगे कि इसमें मध्य अक्षांशीय घास भूमि दिया, उच्च दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न को तो आप सबसे पहले हटा दीजिए, और निम्न हटाने का मतलब यह है कि ये तो होगा नहीं। मध्य में देखिए आप सभी लोग तो जानते ही हैं, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, तो उच्च अक्षांश को आप सभी लोग सही करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सुमेलित नहीं है भाई, सभी लोग बताइए सुमेलित नहीं है, आखिर कौन सा सही होगा? साउथ अफ्रीका लिखा है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। साउथ अफ्रीका के सामने वेल्स लिखा है, इसी प्रकार से अर्जेंटीना के सामने पैम्पस लिखा हुआ है तो पैम्पास होगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने डाउन्स है, ब्राजील के सामने लानोश है। रिकॉग्नाइज द राइट ऑप्शन, सभी लोग जो है तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें से कौन सा सही है। इतना जब आपने पढ़ा ही है तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका का बेल्स होगा, अर्जेंटीना का पैम्पस होगा, और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स होगा, रवेरिना होगा, पार्कलैंड होगा, और ग्रेट आर्टिशियन बेसिन होगा। ये तमाम जो चीजें हैं आप सभी लोग देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ब्राजील में लानोस का कोई मतलब ही नहीं है, लानोस तो वेनेजुला में संबंधित है। कहां से? वेनेजुला से, इसलिए सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसी प्रकार का देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सुमेलित नहीं है कैंटरबरी, वेल्स, पार्कलैंड और लानोश। कैंटरबरी के सामने न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, वेल्स के सामने साउथ अफ्रीका, पार्कलैंड के सामने ब्राजील और लानोश के सामने वेनेजुला। बताइए सभी लोग, बहुत शानदार तरीके से इसका जवाब हो सकता है। देखिए कैंटरबरी, अभी हमने यह बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की इधर की तरफ पाया जाता है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में जो एक पहाड़ है जिसका नाम आल्पस माउंटेन यानी साउथ आल्पस माउंटेन है, तो आल्पस माउंटेन के बाद समुद्र के किनारे किनारे जो घास पाई जाती है उसी को कैंटरबरी कहते हैं। ठीक है, वेल्स आप जानते हैं साउथ अफ्रीका हो गया। पार्कलैंड का संबंध ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए, यहाँ तो ब्राजील दिया है, ब्राजील में कैंपोश हो गया, सेराडॉस हो गया, इसी प्रकार से कटिंगास हो गया, है ना, शेलवास हो गया, ये सब होना चाहिए। कहां पर आप देखेंगे पार्कलैंड का होना चाहिए, तो ब्राजील है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, लानोस वेनेजुला इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुमेलित नहीं है भाई, सुमेलित नहीं है। ढेर सारे क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से आ रहे हैं, डाउन्स, पंपास, पार्कलैंड और उपयुक्त सभी। यानी सोचने वाली बात है, क्या ये तीनों सही है या इसमें से कोई ये गलत है? डाउन्स के सामने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, कैंपस के सामने ब्राजील लिखा है, और पार्कलैंड के सामने अफ्रीका है, और उपयुक्त सभी, अर्थात या तो इन तीनों में कोई गलत है या तो सभी सही है। सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए पार्कलैंड की बातचीत आ रही है बार बार, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, बिल्कुल मत भूलिए। और अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ ढेर सारी घास भूमि के नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे मर्ग की बातचीत करें तो मर्ग अपने हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में देखिए पाई जाती है। बग्याल की बातचीत करें, बग्याल हो गया और पग्याल हो गया, ये भी हमारे हिंदुस्तान अर्थात उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 16 की बातचीत करें, 16 हो गया, पश्चिमी घाट हिंदुस्तान से संबंधित, ये भी हो गया। बेल्ट की बातचीत करें, बेल्ट ये हो गया साउथ अफ्रीका, आरएसए हो गया। डाउन्स की बातचीत करें, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। कैंटरबरी की बातचीत करें, कैंटरबरी न्यूजीलैंड हो गया। इसी प्रकार से पार्कलैंड की बातचीत करें, पार्कलैंड ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। कभी कभी देखिए ऑस्ट्रेलिया की जगह ऑस्ट्रेलिया तो रहता ही रहता, यूएसए भी दे देता है,
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया मेन आप मान के चलिए, बाकी ऑप्शन में अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया है, यूएसए दिया है, यूएसए को भी कभी कभी शामिल कर लेता है। इसके बाद देखिए क्या है, पंपास हो गया, पंपास का संबंध अर्जेंटीना से हो गया, कैंपोस हो गया, कटिंगास हो गया, सेराटॉस हो गया, सिल्वास हो गई, ये ब्राजील हो गया। देखो पुस्टाच की बातचीत करें, पुस्टाच ये हंगरी हो गया। स्टेपी की बातचीत करें, स्टेपी रूस और यूक्रेन हो गया, रूस और यूक्रेन हो गया। प्रेरी की बातचीत करें, प्रेरी, तो प्रेरी आपको हो गया यूएसए हो गया। सवाना की बातचीत करें, सवाना तो आपका कांगो डीआर हो गया, कांगो डीआर। दोस्तों अगर आप इन घास भूमियों को इस तरह याद कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको घास भूमि से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाए। ठीक है, देखिए कितना ढेर सारा है। आप सभी लोग एक बार विजिट तो करिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना उसका मजा ही कुछ दूसरा है। यहां पर हमने लिख दिया, वहां पर क्या है, बकायदा हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी एटलस लेकर आते हैं और समस्त घास भूमियों को एक एक करके दिखाया जाता है। जब देखते हैं किसी चीज को है, लोकेशन उसकी फाइंड करते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो वो ज्यादा समझ में आता। नहीं तो इस तरह में यही नहीं समझ में आता है कि चलो इतना है तो ठीक है, कभी भूल गया कभी रहा। तो इसलिए आप सभी लोग को ध्यान देना है। बाकी देखिए पार्कलैंड में बार बार बोल रहा हूं, अफ्रीका से संबंधित बिल्कुल नहीं है, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19वां। विश्व के कुल भूभाग में लगभग कितने भाग पर घास भूमि का विस्तार पाया जाता है? ये भैया क्वेश्चन एक अलग तरह का है, इसको समझिए कि विश्व के कुल कितने भूभाग पर घास भूमि का विस्तार पाया जाता है? 0.02%। अब इसके सामने ये नंबर लिखा हुआ, देखिए भाई ये नंबर लिखा हुआ है। इस गणितीय नंबर को, अर्थमेटिकल नंबर को कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसमें समान रूप से आप लोगों को समझना है कि ए ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे। इसमें घास भूमि की बातचीत की गई है। अगर मान लीजिए फॉरेस्ट की भी बातचीत हो सकती है तो हो सकता है कि आंकड़ा थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है जब दोनों को कहीं ना कहीं आपस में कंबाइंड करेंगे। घास भूमि ग्रासलैंड होता है और जो फॉरेस्ट होते हैं उसको फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये रही बात। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ये रहे दोस्तों क्वेश्चन। इसका जो है आज का आखिरी सवाल ये है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूची 1 और उसमें घास भूमियां है, घास भूमि पंपास है ए ऑप्शन पर, यानी ए ऑप्शन पर आप बातचीत करें तो पंपास लिखा है। इसी प्रकार बी ऑप्शन पर देखिए क्या लिखा है, डाउन्स लिखा है, डाउन्स हो गया। सी ऑप्शन पर देखिए क्या है, स्टेपी लिखा है, स्टेपी हो गया। और इसके बाद डी ऑप्शन पर क्या लिखा है, तो डी ऑप्शन पर आप देखेंगे प्रेरी। ये भैया लिस्ट 1 की बातचीत रही, ये लिस्ट 1 की बातचीत रही। यहाँ पर अगर हम लिस्ट सेकेंड लिख दें, 2 लिख दें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे तो लिखा हुआ है उत्तरी एशिया लिखा है, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया हो गया। सेकेंड नंबर पे अच्छा क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया। और इधर ऊपर हो गया नॉर्थ एशिया। पंपास की बातचीत करते हैं। देखिए पंपास की बातचीत जब करेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा अर्जेंटीना से, ए के लिए सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, डाउन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया सेकंड ऑप्शन ही बन रहा है, बी का सेकंड। यहां से तो बात बन जानी चाहिए। जी नहीं, ये 2 ऑप्शन तो यहां से हट गए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑप्शन पूरी तरह से अंतिम तक जाने का प्रयास कर रहा है, तो या तो ए सही या तो बी। अब देखिए स्टेपी की बातचीत करें, स्टेपी नॉर्थ एशिया में, तो देखिए आप सभी लोग समझिए ध्यान से कि जो रशिया है, रसिया यूरेशियन कंट्री, एशिया तथा यूरोप दोनों में आता है, इसलिए यहाँ पर देश न लिख करके उसने नॉर्थ एशिया लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे सी के लिए आपको पहला होगा, प्रेरी आपका नौ अमेरिका हुई हो गया, तो सी के लिए पहला हो गया। तो पहला देखिए सी का पहला, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।